यह कहानी देव और सुरेश नाम के दो बचपन के दोस्तों के बारे में है। देव आर्थिक रूप से संघर्ष कर रहा है, जबकि सुरेश बहुत अमीर है। यह कहानी सच्ची दोस्ती, धोखे और मेहनत के फल के बारे में है। अरे देव, क्या हुआ? यहाँ कैसे आना हुआ? मैंने सुना है आप अपने फार्म हाउस में कुछ नए फलदार पेड़ लगवा रहे हैं, तो आपको उसमें कुछ लोगों की जरूरत है। मैंने अब तो बहुत सारे लोग काम पर रख लिए हैं। मुझे काम की बहुत जरूरत है। घर में खाने के लिए कुछ भी नहीं है। पर तुम तो इतने दुबले पतले हो, इतना भारी काम कैसे करोगे? ये तुम्हारे लिए बहुत मुश्किल होगा, तुम नहीं कर पाओगे। कोई हल्का काम दे दीजिए, लेकिन मुझे किसी भी तरह से कोई काम दे दीजिए। मालिक मन ही मन सोचता है कि इस बात का फायदा उठाया जाए। लगता है इसे काम की सच में बहुत ज्यादा जरूरत है। क्यों ना इस बात का फायदा उठाया जाए? क्या हुआ मालिक, क्या सोच रहे हो? मुझे काम दोगे ना? देखो देव, मेरे पास कोई काम नहीं है। अगर फिर भी तुम जबरदस्ती कोई काम करना चाहो तो तुम मेरे फार्म हाउस से फल तोड़ लो, लेकिन मैं दूसरों को इस काम के 500 रुपये देता हूँ और मैं तुम्हें केवल 50 रुपये ही दूंगा। देव 50 रुपए की बात सुनकर हैरान हो जाता है। नहीं नहीं मालिक, 50 रुपए तो बहुत कम है। मैं तो केवल 50 रुपये ही दूंगा। अगर तुम्हें काम करना है तो करो, वरना यहाँ से चले जाओ। देव दुखी होकर वहाँ से लौट जाता है। संध्या देव को दुखी देखकर पूछती है, अरे आज कोई काम मिला या नहीं? जिस हिसाब से शक्ल बना रखी है उस हिसाब से लगता नहीं कि कोई काम मिला है। कब तक मैं घर को ऐसे ही चलाती रहूंगी? मेरी तो किस्मत ही फूटी हुई थी जो मैंने आपसे शादी कर ली। शादी से पहले तो बड़ा कह रहे थे कि यह करूंगा वो करूंगा, करो देखे। मैं भी देखती हूँ क्या करते हो। जो पैसा था वो सारा भी तुमने पिताजी के इलाज पर खर्च कर दिया, खुद के बारे में थोड़ा भी नहीं सोचा। संध्या, तुम्हें पता है गरीब होने की वजह से सब मेरा फायदा उठाना चाहते हैं, और आज तुम्हें पता है सेठ जगदीश मुझे दिन भर काम करवाने के बदले केवल 50 रुपए ही दे रहा था। अब तुम ही बताओ आखिर मैं क्या करूं? किसके पास जाऊं काम मांगने के लिए? ये सब मुझे नहीं पता, लेकिन मैं ऐसे घर का गुजारा नहीं कर सकती। घर में खाने को कुछ भी नहीं है। इधर उधर से मैं बटोर बटोर के घर का गुजारा कर रही हूँ। भाग्यवान, मैं क्या करूं? सब लोग अपने खेतों में खेती करते हैं, लेकिन मेरे पास तो अब कोई खेत भी नहीं बचा जिसमें मैं खेती कर सकूं। मुझे नहीं पता। आप जाओ यहाँ से और जाकर आज के आज ही काम ढूंढ लो, नहीं तो जिस हिसाब से हमारे घर की हालत है उस हिसाब से तो हम जल्दी ही भूखे मर जाएंगे। अरे संध्या, तुम ऐसा मत बोलो। मैं जल्दी ही कुछ ना कुछ कर ही लूंगा। तुम बस भगवान के ऊपर भरोसा रखो और मैं कल फिर जाऊंगा। कोई ना कोई काम मुझे मिल ही जाएगा। अगले दिन सुबह देव काम की तलाश में निकल जाता है। देव रास्ते में जा रहा होता है और मन में प्रार्थना करता है। तभी उसे उसका दोस्त सुरेश मिलता है। हे भगवान, आज मुझे कोई ना कोई काम दिला ही देना, क्योंकि मैं खुद तो भूखा रह लूंगा, लेकिन मैं अपनी पत्नी को भूखा नहीं रख सकता। इसीलिए भगवान, आज मुझे कोई ना कोई काम तो दिला ही देना। और भाई देव, क्या हाल है तुम्हारे? और कौन सी दुनिया में खोए हुए हो? अरे क्या बताऊं मैं तुम्हें, तुम तो जानते ही हो ना, मैंने पिताजी को बचाने के लिए सब कुछ दांव पर लगा दिया था। इसलिए अब मेरे पास कोई काम नहीं है और ना ही कोई मुझे काम दे रहा है। अभी भी मैं काम की ही तलाश कर रहा हूं। अरे बस इतनी सी बात। तुम चिंता मत करो मेरे दोस्त, मैं हूं ना। लेकिन इसमें तुम मेरी कैसे मदद कर सकते हो? मैं दिल्ली जाने की सोच रहा था, लेकिन अब तुम मेरी जमीन पर खेती कर लेना और जो भी मुनाफा होगा अपना आधा आधा बांट लेंगे। क्या क्या तुम सच कह रहे हो? तुम कल से ही काम पर लग जाना, फिर देखना तुम्हारी सारी परेशानियां कैसे दूर होती हैं। सुरेश, तुम सच में मेरे बहुत अच्छे दोस्त हो। तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद सुरेश। अरे इसमें धन्यवाद की कोई बात नहीं है। तुम अपने घर जाओ और अब तुम्हें और कोई काम ढूंढने की जरूरत नहीं है। जाओ, तुम अपने घर जाओ। देव खुशी खुशी अपने घर लौट जाता है और संध्या को सारी बात बताता है। देव संध्या को सारी बात बताता है। अगले दिन वह सुरेश के खेत में काम शुरू कर देता है। कुछ महीने बीत जाते हैं और फसल कटाई का समय आ जाता है। सुरेश देव की मेहनत देखकर खुश होता है। अरे वाह देव, तुमने तो बहुत ही मेहनत की है। कितनी अच्छी फसल हुई है अपने यहाँ। यार तुम बिल्कुल सही कह रहे हो। अब वो दिन आने ही वाला है जब हम इस फसल को काट कर बाजार में बेच देंगे और फिर उन पैसों से मेरे घर की सारी परेशानियां दूर हो जाएंगी। कुछ दिनों बाद दोनों फसल काटकर बेच देते हैं और पैसे आधा आधा बांट लेते हैं।
देव भावुक होकर सुरेश का धन्यवाद करता है। यार सुरेश, तुम्हारा बहुत बहुत धन्यवाद। आज तुम्हारी वजह से मैं इतना कुछ कर पाया हूं। अगर मेरे बुरे वक्त में तुमने साथ नहीं दिया होता तो आज ना जाने मेरा क्या होता। तुम्हारा यह एहसान मैं कभी भी नहीं भूलूंगा। अरे यार, तुम कैसी बातें कर रहे हो? तुम तो मेरे बचपन के दोस्त हो, तो मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूं। आज मैं तुम्हारी ही वजह से मेरी पत्नी को 2 वक्त का खाना खिला पा रहा हूं। अरे ये कैसी बात कर रहे हो? मैंने कुछ नहीं किया है। मैंने तो बस केवल तुम्हें अपनी जमीन दी थी। उस जमीन पर मेहनत तो तुमने ही की है। अगर तुम मेहनत नहीं करते तो आज यह सब नहीं होता। यह सब तुम्हारी मेहनत का ही कमाल है। सेठ महेंद्र को सुरेश और देव की दोस्ती का पता चलता है। वह सुरेश की जमीन को खरीदना चाहता है। वह सीधा सुरेश की पत्नी सपना के पास जाता है। अरे सपना बहन, क्या हाल है आपकी और माँ जी कैसी हैं? अरे सेठ जी, आप यहाँ बताइए क्या बात है? आपका यहाँ आना कैसे हुआ? अरे सपना बहन, मेरी बात का बुरा मत मानना। मैं ऐसा कह रहा था कि तुम सुरेश को समझाओ और अपनी यह जमीन मुझे बेच दो और अपने परिवार को लेकर बड़ा शहर चले जाओ। वैसे भी गोकुल नगर में पढ़ा ही क्या है? ना यहाँ कोई अच्छा स्कूल है, ना ही कोई अच्छा यहाँ हॉस्पिटल है और ना ही किसी चीज की कोई सुविधा है। तुम तो पढ़ी लिखी हो, तो तुम यहाँ गांव में क्या कर रही हो? सुरेश को समझाओ और शहर चली जाओ। वो नहीं मानेंगे क्योंकि अभी उनका दोस्त उस जमीन पर खेती कर रहा है। सपना बहन, मैं इसीलिए तो तुम्हारे पास आया हूं। मुझे पता है कि सुरेश मेरी बात नहीं मानेगा। अगर तुम उसे समझाओगी तो वह जरूर मान जाएगा। और तुम दूसरों के बारे में सोचने से पहले खुद के बारे में तो सोचो ना। और देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे सकता हूं। अगर यह मौका तुम्हारे हाथ से चला गया, तुम्हारा देख लेना भारी नुकसान हो सकता है। सपना सोच में पड़ जाती है। अब मैं क्या करूं? वो जमीन को नहीं बेचेंगे क्योंकि उस खेत की वजह से ही उनके दोस्त का घर चल पाता है और वह अपने दोस्त को भाई से ही बढ़कर मानते हैं। अरे सपना, तुम कैसी बच्चों जैसी बातें कर रही हो? आज के समय में सगा भाई भी अपना नहीं होता, जबकि वह तो सुरेश का दोस्त है। और तुम्हें तो पता ही है, अपना सुरेश बहुत सीधा है। इसीलिए देव ने उसे अपनी बातों में फंसा लिया है। तुम्हें पता है, देव जैसे लोग किसी के सगे नहीं होते। सही समय देखकर सब लूट लेते हैं। सेठ की बातें सुनकर सपना सख्ते में पड़ जाती है। सेठ मन ही मन खुश होता है। लगता है सपना मेरे जाल में फंस गई। अरे क्या हुआ सपना, किस सोच में पड़ गई? देख लो, मैं तुम्हें उस जमीन की बहुत अच्छी कीमत दे रहा हूँ। हाँ सेठ जी, आप बिल्कुल सही कह रहे हो। मैं आज शाम को ही उनसे इस बारे में बात करूंगी। सेठ वहां से चला जाता है। शाम को सुरेश घर आता है। सपना उससे बात करती है। सुनो जी, अब मुझे यहाँ गोकुल नगर में नहीं रहना क्योंकि यहाँ ना ही कोई अच्छे स्कूल है और ना ही कोई हॉस्पिटल। मुझे यहाँ नहीं रहना, इसीलिए आप अपनी जमीन को बेच दो और बड़े शहर में एक नया घर खरीद लो। यह सब मैंने भी सोचा था, पर सपना, तुम्हें तो पता ही है ना, अपनी उस जमीन पर देव खेती करता है और उसका घर अपने खेत पर काम करने की वजह से ही चलता है। वो सब तो ठीक है, लेकिन आपको पता है सेठ महेंद्र जी अपनी जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहे हैं। तो फिर आप उस जमीन को बेच क्यों नहीं देते हो? ऐसा मौका बार बार कहाँ मिलेगा? लेकिन सपना, मैं अपने दोस्त को ऐसे धोखा नहीं दे सकता। वो मेरा दोस्त नहीं, भाई है। अगर मैंने अपने खेत बेच दिए तो वो बेचारा किसके पास काम करेगा? बड़े ही मुश्किल से बेचारा 2 वक्त का खाना खा रहा है। वह हमारी तरह अमीर नहीं है। आप कब तक उसके बारे में सोचोगे? अपने खुद के भविष्य की भी तो सोचो। यहाँ ना कोई अच्छी स्कूल है, ना कोई हॉस्पिटल, और यहाँ खेती बाड़ी के सिवा दूसरा काम भी नहीं है। आप क्या अपने दोस्त के कारण अपना आगे का भविष्य खराब करोगे? सपना, तुम कुछ भी बोलो, लेकिन मैं अपने दोस्त को इस तरह धोखा नहीं दे सकता। अरे आप तो हमेशा से ही भोले हो, इसीलिए लोग आपको लूट लेते हैं। आपको लोगों की चालाकी के बारे में नहीं पता। आज आप उसकी वजह से मुझसे बहसबाजी कर रहे हो। जब वो आपकी जमीन पर कब्जा कर लेगा, जब आपको मेरी बात समझ आएगी, मेरी बात मानो तो उस जमीन को सेठ महेंद्र को बेच दो। आप खुद तो सोचो, वो देव कितना चालाक है। जमीन भी अपनी, बीज भी अपना और बाकी खर्च भी अपने, लेकिन फिर भी आधा हिस्सा आप उसे दे देते हो। आप खुद ही देखो, अगर यह सौदा देव को मिलता तो वो क्या आपके बारे में सोचता? सुरेश सोच में पड़ जाता है। मुझे लगता है सपना बिल्कुल सही कह रही है। जमीन बेचकर मैं, माँ और सपना तीनों शहर चले जाएंगे।
हमें वहां सभी प्रकार की सुविधा भी मिल जाएगी। और वैसे भी मेरे लिए देव से बढ़कर मेरा परिवार है। मैं कल ही देव को खेतों में काम करने के लिए मना कर दूंगा और कल ही सेठ जी के यहाँ जाकर जमीन को बेच दूंगा। सुरेश मन ही मन सोचने लगता है। सपना खुश होती है। अगले दिन सुरेश देव से मिलने के लिए खेत पर जाता है। आओ आओ सुरेश, मैं तुम्हारा ही इंतजार कर रहा था। तुम्हें याद है ना, आज शाम को तुम्हें अपने परिवार को लेकर मेरे घर आना है। और संध्या ने तो अभी रात के खाने की तैयारी भी कर ली होगी। नहीं नहीं, मैं तुम्हारे घर खाना खाने नहीं आऊंगा। और मैं यह बोलने आया था कि अब तुम कहीं और काम देख लो, क्योंकि मैं, सपना और माँ चाहते हैं कि मैं ये जमीन बेच दूं और हम सब यहाँ से हमेशा हमेशा के लिए बड़े शहर चले जाएं। और देखो देव, अब मैं अपने परिवार के खिलाफ नहीं जा सकता। अरे सुरेश, तुम यह क्या बोल रहे हो? अगर तुम यह जमीन बेच दोगे तो मैं क्या करूंगा? क्या होगा मेरा? मुझे थोड़ा समय दे दो, मैं कहीं और जाकर काम ढूंढ लूंगा। नहीं नहीं देव, मैं आज शाम को ही सेठ के यहाँ जाकर जमीन का सौदा कर दूंगा और फिर हम सब जल्दी ही शहर चले जाएंगे। और देखो, मैं तुम्हारे लिए जितना कर सकता था मैंने तुम्हारे लिए उतना किया। अब मैं इससे ज्यादा तुम्हारे लिए और कुछ नहीं कर सकता। और तुम्हें पता है, अभी सेठ मुझे इस जमीन की मुंह मांगी कीमत दे रहा है। इसीलिए हम सब इस मौके को हमारे हाथ से नहीं जाने दे सकते। तो हम भी जमीन को बेचकर शहर चले जाएंगे। ठीक है मेरे भाई, तुम परेशान मत हो, मैं मेरे लिए कोई और काम ढूंढ लूंगा। तुमने मेरी इतनी मदद करी, मेरे लिए इतना ही काफी है। देव दुखी होकर अपने घर चला जाता है। उधर सुरेश अपनी जमीन बेचने के लिए सेठ महेंद्र के यहाँ जाता है। तभी उसे शंकर और सेठ की बातचीत सुनाई देती है। क्या रे शंकर, तुझे पता है मैंने सपना को बहुत अच्छे से भड़का दिया है। कुछ ही दिनों में सुरेश मुझे अपनी जमीन बेचने आ ही जाएगा। फिर पता चलेगा देव को कि मैं क्या चीज हूं। वो यहां से काम को ठुकरा कर गया था ना, अब उसे उसकी औकात पता चलेगी। सेठ जी, यह तो आपने बहुत ही अच्छा किया। और सुरेश की जमीन वैसे भी बहुत उपजाऊ है। और मैंने सुना है इस बार सुरेश की जमीन पर सबसे ज्यादा अनाज हुआ है। यह सब सुनकर सुरेश को अपनी गलती का एहसास होता है। वह तुरंत देव के घर जाता है। देव मेरे दोस्त, तुम मुझे माफ कर दो। मैंने तुम्हें अपने खेतों पर काम करने से मना किया, तुमसे तुम्हारा काम छीन लिया। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त। मैं पैसों के आगे अंधा हो गया था और यह सब मेरी पत्नी और मुझसे करवाने वाला सेठ महेंद्र है। मुझे माफ कर दो मेरे दोस्त, मुझे माफ कर दो। जाने अनजाने में मुझसे बहुत बड़ी गलती हो गई, मुझे माफ कर दो। अरे कोई बात नहीं मेरे दोस्त। वो कहते हैं ना, सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी बुरा नहीं होता। सच्चाई की हमेशा जीत होती है। तो दोस्तों, हमें इस कहानी से यही सीख मिलती है कि हमें हमेशा सच्चाई के रास्ते पर चलना चाहिए, क्योंकि भगवान सच्चाई के रास्ते पर चलने वालों के साथ कभी भी गलत नहीं होने देते हैं। और हमें ऐसे ही किसी की बातों का भरोसा नहीं करना चाहिए, वरना हम अपनों को खो देते हैं।